नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ममता बनर्जी का सब गुणा गणित सारा जो है इतिहास भूगोल लग रहा है गड़बड़ हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बचाएं किसको। परिवार को बचाएं, पार्टी को बचाएं, सरकार को बचाएं कि अपनी छवि को बचाएं, अपनी महत्वाकांक्षा को बचाएं, या फिर समझौता नहीं हुआ है कोई किसी से, इस धारणा को बचाएं। उनके सामने मुश्किलें बहुत हैं। जो 13 जून की दार्जिलिंग की बैठक हुई वो उनका अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है, और उसके बाद से उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो इस धारणा की या कहें कि संदेह की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं कि बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में कुछ तो हुआ है। क्या समझौता हुआ है, समझौता हुआ है कि नहीं, लेकिन ममता बनर्जी का रवैया उस मीटिंग के बाद बदल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझौता हुआ है नहीं हुआ है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के रवैये में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। और मैं कई बातों का पहले जिक्र कर चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर उन्होंने जो किया, बैठक के बीच से शरद पवार ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन एक बात और पता चली कि उसके बाद बैठक के बाद सोनिया गांधी ने मैसेज भेजा बात करने के लिए, और ममता बनर्जी ने बात नहीं की। तो पूरी तरह से अपने को विपक्षी खेमे से अलग कर लिया। अब विपक्षी खेमे से अलग करके तो वो मोदी को चैलेंज नहीं कर सकती 2024 में। तो जाहिर है कि वो इरादा भी छोड़ दिया है, यानी महत्वाकांक्षा से समझौता कर लिया है। ये जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगी 2024 के बाद, वो लगता है उससे उन्होंने समझौता कर लिया है, उस इरादे को छोड़ दिया है। भले ही उन्होंने शहीदी दिवस पर जो है भाषण में अपने कहा कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, हम सरकार बनाएंगे, विपक्ष सरकार बनाएगा मिलकर, वो सब बातें लोगों को दिखाने सुनाने के लिए। शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ, बल्कि कहें शुक्रवार की रात से उनके सबसे करीबी मंत्री अभिषेक बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे सीनियर समझे जाने वाले पार्थ चटर्जी, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, साथ साथ पार्टी के महामंत्री भी हैं प्रदेश, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई। उसके साथ साथ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ भी रेड हुई, जहाँ से 20 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला। और उसके बाद जो है शनिवार को पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री हो जाएं ये कोई नई बात नहीं है। मई में भी हुए थे 2022 में ही चुनाव नतीजे आने के बाद। लेकिन तब की ममता बनर्जी और आज की ममता बनर्जी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। और कितने महीने हुए हैं, मई की बात कर रहा हूँ, और आज हम हैं जुलाई में, तो मुश्किल से 2-2.5 महीने का अंतर है। उस समय उनके 2 मंत्रियों, एक विधायक और एक पूर्व मेयर को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई गिरफ्तार किया उसने, तो उन्होंने सीबीआई कंपाउंड के अंदर धरना दे दिया। पूरे देश में हंगामा मचा, मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। स्थिति ये हो गई थी कि सीबीआई के लोगों को डर लगने लगा था कि उन पर हमला हो सकता है। उन्होंने अपने लिए, अपने बचाव के लिए गुहार लगाई कलकत्ता हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस को फ़ोन किया। उनके इंटरवेंशन के बाद मामला जो है सुलटा, आपको सब याद होगा। उसके अलावा उससे पहले 2019 फरवरी में जो कोलकाता के उस समय पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनसे सीबीआई पूछताछ करने आ रही थी। किस मामले में? शारदा घोटाले में सबूत नष्ट करने के मामले में। ममता बनर्जी ने आने नहीं दिया सीबीआई को, धरने पर बैठ गई और अपने साथ राजीव कुमार को बिठा लिया। बड़ा हंगामा हुआ था। उस समय भी सीबीआई के लोगों को सेंट्रल फोर्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, और मई में भी पड़ी थी, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा की ज़रूरत। फिर क्या हो गया, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई, और ममता बनर्जी का कुछ बोलना, कुछ करना तो दूर, टीएमसी की ओर से कोई बयान भी जारी नहीं हुआ। टीएमसी के प्रवक्ता से पूछा गया कुणाल घोष से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी स्थिति पर नज़र रखे हुए है। और गिरफ्तारी के समय पार्थ चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की ममता बनर्जी से संपर्क करने की, संपर्क नहीं हो पाया। तो ममता बनर्जी विरोधी दल के अपने खेमे के दोस्तों के फ़ोन नहीं उठा रही,
शरद पवार का नहीं उठाया, सोनिया से बात नहीं की, और अब अपनी पार्टी के नेता और मंत्री का फ़ोन नहीं उठा रही हैं। आखिर क्यों? 13 जुलाई की बैठक में दार्जिलिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने ममता बनर्जी को इतना बदल दिया? जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हुंकार भरती थी, गर्जना करती थी, वो सारी गर्जना हुंकार सब शांत हो गया है। ममता बनर्जी का ये स्वभाव जो है वो इससे पहले नहीं देखा गया है। ख़ास तौर से ऐसे समय पर देखा जा रहा है जब वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा लेकर अपनी पार्टी को पश्चिम बंगाल से बाहर भी उसका विस्तार करना चाहती है। तो बात तो कुछ हो गई है, कुछ तो बात बनी है। सवाल ये है कि किस बात के लिए? ममता बनर्जी आम तौर पर समझौता नहीं करती है, उनको डराया नहीं जा सकता है राजनीतिक तौर पर। उनको अग्निकन्या कहा जाता है हर समय लड़ने के लिए। वो सत्ता में होती है तब भी लड़ने के मूड में रहती है, सत्ता से बाहर होती है तब तो लड़ती ही है। सीपीएम के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी थी, उनकी जान जाते जाते बची थी। तो राजनीतिक हिंसा उनके लिए बड़ी सामान्य बात है। अपने विरोधियों की हत्या, उनके घर जलाना, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब उनके कैडर के लोग करें, उनके लिए कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। पुलिस का इस्तेमाल दंगाइयों को बचाने के लिए किया जाता है। उस पश्चिम बंगाल में पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मंत्री की गिरफ्तारी हो गई और एक शब्द तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की ओर से नहीं आया। आमतौर पर आजकल ममता बनर्जी की ओर से जो बोलते हैं अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, उनका भी कोई बयान नहीं आया। एक बार इस टीएमसी की ओर से नहीं कहा गया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने नहीं कहा कि पार्थ चटर्जी कट्टर ईमानदार है। ये कट्टर ईमानदार का जो है ये शब्दावली अरविंद केजरीवाल की खोज है और किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने हर पार्टी के अपने हर नेता जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, नियमितता में पकड़ा जाए, उसको कट्टर ईमानदार बताते हैं। आजकल मनीष सिसोदिया को जो है कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन को बता रहे थे जो जेल में है। लेकिन ममता बनर्जी तो इस तरह के समझौते की राजनीति नहीं करती। फिर उन्होंने समझौता क्यों किया और किन शर्तों पे किया, ये लोग जानना चाहते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या फ़ायदा है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को बीजेपी के साथ जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अब आप फ़ायदे की बात पर आइए। देखिए, मैंने अभी जो शनिवार को वीडियो बनाया था रात में, उसमें एक बात कही थी कि जब सिद्धांत और व्यक्ति परिवार के बीच में चुनाव का मौका आया, भ्रष्ट परिवार के चुनाव का मौका आया, तो भारत के विपक्षी दलों ने व्यक्ति और भ्रष्ट परिवार को चुना। ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर है। उनके सामने चुनाव ये था कि वो लड़ाई लड़ते हुए अपने परिवार और अपने भ्रष्ट साथियों की परवाह न करते हुए मुकाबले में डटी रहें या फिर समझौता कर लें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो पार्थ चटर्जी की कुर्बानी दे सकती हैं, वो अपने दूसरे नेताओं की कुर्बानी दे सकती हैं, लेकिन अपने भतीजे की कुर्बानी नहीं दे सकती। अपने भतीजे की कुर्बानी देने के बाद उनके लिए राजनीति में बने रहना असंभव नहीं होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा। परिवार का मामला है और केवल भतीजे का नहीं है, बहू का भी मामला है। तो जिस तरह से ईडी का शिकंजा कस रहा है, उनके सामने विकल्प ये है कि पार्टी को बचाएं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं उनको बचाएं, या अपनी जो छवि है उसको बचाएं, या उन्होंने जो एक आवरण बना रखा है अपना मोदी से लड़ने का, लड़ाकू होने का, उसको बचाएं, या भतीजे को, परिवार को बचाएं। उन्होंने परिवार को चुना। ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं है। ये समझौता किन शर्तों पर हुआ है ये किसी को मालूम नहीं, और मालूम तो वैसे औपचारिक रूप से ये भी नहीं है कि कोई समझौता हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी के रवैये में जिस तरह का बदलाव है
उसके बाद एक बात तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है ये धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन जो हुआ है उसकी वजह से ममता बनर्जी का रवैया बदल गया है। तो बीजेपी को क्या मिलेगा? जो जानकार हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी का मकसद इस समय ये है कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में रुक जाए। लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक हिंसा तृणमूल की ओर से ना हो, बीजेपी को अपने वोटर्स को निकालने में कोई दिक्कत ना हो, बीजेपी को कैंपेन में दिक्कत ना हो, और ममता बनर्जी हराने की कोशिश न करें। अब ये थोड़ा बात मानने में मुश्किल लग रही है मुझे भी कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा असंभव है ये कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। अगर अभिषेक बनर्जी का मामला न होता तो मैं कह सकता था कि ममता बनर्जी किसी हालत में समझौता नहीं करेंगी, और हेमंत बिश्व शर्मा उस दिन 13 जुलाई को राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी से ही नहीं मिले थे। उसके बाद उनकी मुलाकात अभिषेक बनर्जी से भी हुई है, और हेमंत बिश्व शर्मा जो भी बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे चाय पीने गए हों और चाहे औपचारिक शिष्टाचार की मुलाकात कर रहे हों, ये पक्का जानिए कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश निर्देश के बिना ऐसा नहीं करेंगे, न कर सकते हैं। तो क्या संदेश लेकर गए थे, समझौते का क्या फॉर्मूला लेकर गए थे, ये अभी किसी को पता नहीं है। एक तरफ से दिखाई दे रहा है तो ममता बनर्जी के लिए दो चीज़ें, अब उनको लगा कि भतीजे को बचाना है, उसके साथ साथ इस छवि को भी बचा कर रखना चाहिए कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा त्याग। कि देखिए हमारे सबसे करीबी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, उसको जो है केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे, हम डिगे नहीं। लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो होता है वो, उसे जानकारी भले कुछ ना हो, जो आम जनता होती है, कौन किससे मिला, क्या बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ, नहीं हुआ, समझौता टूट गया, बन गया, किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, ये सब उसे मालूम नहीं होता। लेकिन वो जो देखता है, सुनता है, उसके पीछे की मंशा क्या है, किस इरादे से हो रहा है और क्या हो रहा है, ये समझने में उसको देर नहीं लगती। ये भारतीय मतदाता की खूबी है, वो स्थिति को भांप जाता है, वो आपकी भावभंगिमा से, आपकी बोलचाल से और आपके एक्शन से, तीनों से ये तय कर लेता है कि दरअसल हो क्या रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही ही होता है या गलत ही होता है, दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन ये धारणा तो उसकी बन जाती है, और धारणा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सच ही पता हो। तो ये धारणा निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल और देश भर में बन रही है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में कुछ समझौता हो गया है। बस पता ये लगना है कि समझौता हुआ क्या है, और इस समझौते का अगला कदम कब दिखाई देगा, अब अगला दृश्य कब दिखाई देगा। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।